नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7। कहते हैं भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली के कानून मंत्री हैं, आप याद करिए वो बयान उनके वो वक्तव्य जो कि 2020 के जब दिल्ली दंगे हुए थे और उन वीडियो को याद करिए कि किस तरीके से भड़काऊ बयान में वो दिखे थे। आज उनके खिलाफ पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आज दिल्ली की ही एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। जी हां, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह कहा गया है और वहां की अदालत ने एक तगड़ा झटका कपिल मिश्रा को दिया है और दिल्ली की अदालत ने दिल्ली दंगे के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दंगे में उनकी कथित भूमिका की आगे की जांच का निर्देश दिया है। ये वही कपिल मिश्रा है जिनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और शिकायतों को पहले पुलिस साजिश करार देती रही थी और इन कपिल मिश्रा का ही कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला एक वीडियो दंगे से पहले वायरल हुआ था। अब मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन अदालत में जो अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई सामग्री का हवाला देते हुए ये कहा कि कपिल मिश्रा उस क्षेत्र में मौजूद थे और सभी चीजें एक दूसरे से मेल खा रही थी। हालांकि जो विस्तृत आदेश का इंतजार है, लेकिन ये मामला मोहम्मद इलियास नामक व्यक्ति की शिकायत पर आधारित है जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था। पुलिस का दावा था कि कपिल मिश्रा को दंगों से जोड़ने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी और उनका इसमें कोई रोल नहीं था। तो ये मोहम्मद इलियास के जो वकील है इस पूरे केस को में आज जिसकी बड़ी जीत हुई है वो वकील हमारे साथ है, महमूद प्राचा हमारे साथ है इस समय, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के। थैंक यू सो मच महमूद फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आज एक जो बिल्कुल एक केस मर चुका था, आज आपने उसको एक तरीके से जिंदा कर दिया और एक बड़े आदेश में, जहां पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज ये कितनी बड़ी जीत है? नहीं, जीत तो बहुत बड़ी है और आपने सही कहा। हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे देश के संविधान के ऊपर लोगों को भरोसा रखना चाहिए, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो जाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान में इतनी ताकत और शक्ति है, चाहे सारी इंस्टीट्यूशंस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, तब भी न्याय दिलाने के लिए हमारा संविधान सक्षम है। तो कमजोर वर्गों के लोगों को ये सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हौसला हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए अपनी व्यवस्था के ऊपर से और अपने संविधान के ऊपर से। अब बात यह है कि इसमें इस जगह तक पहुंचने के लिए कितने मेहनत की गई होगी, कितने रोड़े अटकाए गए होंगे, कितने मेरे ऊपर और जो इसमें वादी हैं उनके ऊपर कितनी मुसीबतें आई होंगी, वो उसका जिक्र करना होगा तो फिर आपके कई घंटे उसमें निकल जाएंगे। मेरी रेड ले लें या मेरे खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत ले लें या जितने दूसरे तरीके के फिजिकल या दूसरे हमले हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जीता बाबा साहब का संविधान ही। यहां मैं ये भी कह दूं, इस बात से हौसला मत छोड़िएगा, क्योंकि हमने कई एफआईआर पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कराई हैं अभी तक, लेकिन वो हमारी पीठ के पीछे ही उसको ऊपर वाली अदालत स्टे कर देती है। इसमें भी वैसा हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जैसे सज्जन कुमार जी हो गए और दूसरे लोग हो गए, न्याय में देर जरूर है, अंधेर नहीं होगा, ये हम पूरा यकीन दिला रहे हैं। सबूत इतने हैं कि जेल तो जाना ही पड़ेगा, ना सिर्फ इनको बल्कि उन सभी लोगों को जिन्होंने ये हमले सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे पीसफुली, उनके ऊपर हमले कराए थे पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके। तो निश्चित रूप से ये काफी बड़ी आज सफलता कह सकते हैं। हालांकि सफलता क्या कहेंगे, 5 साल तो गुजर गए हैं और आज वो लॉ मिनिस्टर भी बन गए हैं, तो कम से कम जो न्यूनतम चीज है, हम सब जजेस के इस्तीफे मांगते हैं, एफआईआर के लिए बोलते हैं, अभी जस्टिस वर्मा का भी केस चल रहा है, तो ये तो लॉ मिनिस्टर हैं, इनका तो रोल कहीं ना कहीं जजेस की अपॉइंटमेंट में भी होता ही है, तो इनको तो मेरे ख्याल से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब ये तो चाल चरित्र और चेहरा मेरे ख्याल से ना आरएसएस का है, ना बीजेपी का है, ना मोदी जी का है, ना अमित शाह जी का है और ना मोहन भागवत जी का है, ना इनकी संगठनों का है। मगर जीत काफी बड़ी है, और बड़ी इसलिए भी है कि जो पुलिस ने और सरकारी वकीलों ने इसमें 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं।
इसमें कई अदालतों के सामने बहस हुई, मैंने खुद डिटेल में बहस की, लेकिन एक बहाना करके या दूसरा बहाना करके, पुलिस गलत बयानी करके, झूठे रिप्लाईज फाइल करके, और यहाँ तक कि सरकारी वकील जो हैं वो भी कभी एक कभी दूसरी वजह से इसमें डेट्स लेते रहे, लेकिन अल्टीमेटली फैसला हुआ और हक में हुआ। और ये सिर्फ वो भड़काऊ भाषण देने वाला फैसला नहीं है, ये है इसमें 23 तारीख को जो इसमें जो इलियास साहब हैं जिन्होंने ये घटना देखी, जो इसमें कंप्लेनेंट है, उन्होंने कपिल मिश्रा साहब को और दूसरे उनके जो उनके आपराधिक तत्व उनके साथ थे, उन्हें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों के ऊपर हमला करते हुए देखा, मुस्लिम्स के ऊपर हमला करते हुए देखा, उनकी गाड़ियां तोड़ते हुए देखा और विभिन्न अपराध करते हुए देखा 23 तारीख को जब वो स्पीच हुई थी उसी के आसपास। ये है, और इसमें फिर ऑर्डर भी हुआ। लेकिन ये जो फैसला है ये बीजेपी के लिए और खासकर दिल्ली पुलिस के लिए, बीजेपी के लिए तो मैं बाद में बात करूंगी, दिल्ली पुलिस के मुंह पर ये कितना बड़ा तमाचा है। बाद में ठीक है वो हायर कोर्ट में जो भी हो, लेकिन जो दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, कोई ऐसा सबूत नहीं है, आज अचानक से क्या हो गया, और ये दिल्ली पुलिस के लिए कितना बड़ा झटका है, झटका या तमाचा जो भी कह लीजिए। अब ये तो जो शर्मदार व्यक्ति हैं उनके लिए तो तमाचा भी हो सकता है, और जो कम शर्म वाले हैं उनके लिए झटका भी हो सकता है। अगर ये आप ये ऑर्डर पढ़ेंगी, और वो मैं आपको ऑर्डर भी भेज दूंगा, आ गया है वो, तो इन सभी बातों को पूरे डिटेल में जज साहब ने इसमें जजमेंट लिखते हुए डील किया है कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों ने, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये असल में ये उचित नहीं होगा कि हम दिल्ली पुलिस के ऊपर तमाचा बोलें या झटका बोलें, दिल्ली पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर है ये, तमाचा भी कह लें या आप झटका कह लें, जो माननीय हमारे होम मिनिस्टर साहब के, और ऑब्वियसली क्योंकि वो, मैं उनका नाम बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के एक तरीके से कंट्रोलिंग मिनिस्टर हैं, तो ये माननीय अमित शाह साहब के कंट्रोल में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कानून और संविधान का पालन नहीं करते बल्कि अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे अपराध करने से भी नहीं चूकते, ये उनके लिए तमाचा या झटका बेशक है। और इसमें डीसीपी सूर्या साहब जो कपिल मिश्रा जी के साथ वो स्पीच देते हुए भी जब वो दे रहे थे तो साथ खड़े नजर आए थे, उनके एक सुरक्षा कर्मी के रूप में जब वो दिल्ली पुलिस को ही धमका रहे थे, उनका भी इसमें जिक्र है, क्योंकि ये भी उस समय जब ये तोड़फोड़ कर रहे थे तो डीसीपी सूर्या भी अपने जो पुलिस के अधिकारी थे उनके साथ यही सब गैर कानूनी काम करते हुए ये भी उस कंप्लेंट का हिस्सा है। और स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है नीलू जी के, स्पेशल सेल इसमें कपिल मिश्रा जी को क्लीन चिट देने में, उसी केस में जो हमारे पास क्लाइंट है जिसको तस्लीम नाम के, और जिनको उमर खालिद के केस के नाम से जाना जाता है, उस केस में लार्जर कॉन्स्पिरेसी के केस में इनको, क्योंकि इनके खिलाफ कई लोगों ने कपिल मिश्रा जी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की, तो पुलिस तो कहाँ ही कंप्लेंट लेती इनकी, बैठे हैं ऊपर अमित शाह साहब, और उनके द्वारा लाए गए उस समय आनंद फानन में कश्मीर से लाए गए कमिश्नर साहब, तो जिन लोगों ने कंप्लेंट्स की थी उसमें से कई लोग हमारे भी क्लाइंट्स थे, तो उनको इन सभी केसेस में क्लीन चिट दिलाने के लिए मेरा ये अंदाजा है कि दिल्ली की स्पेशल सेल जो कि अमित शाह साहब के स्पेशल कंट्रोल में रहती होगी, उन्होंने इनको क्लीन चिट दी थी बुला के। लेकिन अब वही है ना, कई बार जो अपराधी लोग एक चाल चलते हैं, तो जो ऊपर वाला बैठा है वो भी एक चाल चलता है, और ऊपर वाला की चाल जो होती है उससे अपराधी लोगों की चाल हमेशा छोटी पड़ती है। तो अब अगर देखा जाए सही नजरों से, तो क्योंकि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन और इस चीज की सफाई स्पेशल सेल ने दी है इसी अदालत में, इसी इंसिडेंट की, कि हम लोगों ने पूछताछ की, लेकिन वो पूछताछ उस यूएपीए के यानी कि आतंकवाद के केस में हुई है, तो अब कपिल मिश्रा साहब के ऊपर आतंकवाद का केस भी लगने की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि क्लीन चिट भी उसी की इन्वेस्टिगेशन में मिली थी, यानी कि ये एक सस्पेक्ट थे उस यूएपीए के केस में भी, जिसमें उमर खालिद के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है और हमारे पास भी उसके क्लाइंट हैं।
तो ये है, अगर ज्यादा दांव पेच चले जाते हैं तो कई बार लोग अपने ही स्वयं जाल में भी फंस जाते हैं। तो हमारी डिमांड तो अब यही रहेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट उस केस में दी थी, तो वही स्पेशल सेल इनके खिलाफ आतंकवाद की गतिविधि में लिप्त होने का इन्वेस्टिगेशन करें, और एक फ्रेश एफआईआर जो इसमें हुई है उसमें सेक्शन आतंकवाद के भी, यानी कि यूएपीए के भी सेक्शंस लगने चाहिए, क्योंकि एक काउंटर कॉन्स्पिरेसी भी तो हो गई। आपने कहा कि इसमें आतंकवाद का केस तो जुड़ना ही चाहिए, जो पहले केसेस लगे हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि क्या कपिल मिश्रा का जेल जाना तय है? देखिए, सूनर और लेटर जाना तो पड़ेगा। मुझे सज्जन कुमार जी का एग्जाम्पल बार बार नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं बाध्य हूं देने के लिए। और तो कितने साल बाद, तो इसमें कानून की प्रक्रिया है, धीरे धीरे काटती है, लेकिन काटती जरूर है। तो आज नहीं तो कल, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से, सबूतों के रूप से भले ही पुलिस कितने भी सबूत मिटा ले, छुपा ले, और बेशक काफी सबूत नष्ट किए गए होंगे इस दौरान, काफी सबूत खत्म भी हुए होंगे इस दौरान, जैसे कि सीडीआर। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो सीडीआर का सीधा सीधा ये बताएगी जी वो सीडीआर तो कंपनीज में है ही नहीं, 2 साल तक रखते हैं या 1 साल तक रखते हैं। मगर अपने आप में जो झूठ बोले गए हैं एक के बाद एक के बाद एक, इस ऑर्डर में जो ये आया है उसमें भी लिखा है कि कपिल मिश्रा साहब ने अपनी मौजूदगी उस जगह मानी है। उसके अलावा भी कई सबूत हैं जो अभी दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ छुपाए हैं, जो सबूत मौजूद हैं उनके, कि किस प्रकार से वो लोगों को भड़का रहे थे, या एक साजिश का हिस्सा थे, वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। वो सबूत अभी मौजूद हैं बहुत जगह। तो अब निश्चित रूप से वो सबूत दिए जाएंगे, और मेरे ख्याल से तो उनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा बनता ही है। अब लेकिन बात यही है कि कितना हम लोग, कितनी जल्दी, कितना तो नहीं कहूंगा मैं, कितनी जल्दी इस चीज को हम अदालत में साबित कर पाते हैं। लेकिन सबूत तो काफी हैं उनके खिलाफ, अब जब मौका आया है तो वो दिए जाएंगे सबूत। लेकिन हमें सबसे ज्यादा चिंता जो इस वक्त नीलू जी है, वो इलियास साहब की सुरक्षा के लिए है। अब मुझे डर यह है, और हम जल्दी उनकी सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में रिट भी लगाएंगे कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इतने बड़े नेता और इतने क्या बोलूं, मैं खतरनाक ही बोलना चाहता हूं, बोलूं या नहीं बोलूं सोच रहा हूं, के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कोर्ट में कराई है, तो उनको सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। क्योंकि कपिल मिश्रा साहब तो वैसे भी अपने आप को एक बहुत बड़ा एग्रेसिव व्यक्ति प्रमोट करने के लिए हर जगह उस प्रकार से एक बहुत ही एग्रेसिव व्यक्ति की तरह और एक बहुत डरावने व्यक्ति की तरह अपना बयान भी देते रहे। अब मुझे ये बताइए कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भूमिका है, राउज एवेन्यू कोर्ट की भूमिका है, आज उसको कैसे देखते हैं? कई बार हमने देखा है कि जब ऊपर की बड़ी अदालतों में ये मामले जाते हैं तो वहां पर किसी न किसी तरीके से कपिल मिश्रा ऐसा व्यक्ति बचने की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन आज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भूमिका है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक जो वकील हैं वो तो सब इस बात को जानते हैं, और जजेस भी जानते हैं कि असली वकालत और असली कानून और असली जो कानून से संबंधित चीजें हैं वो सब ट्रायल कोर्ट में ही होती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतना महत्वपूर्ण कार्य होता नहीं, भले ही वो उच्च स्तरीय अदालतें हैं, लेकिन सारा महत्वपूर्ण काम, बुनियाद, बेसिस, जो बेसमेंट है इन सारे मुकदमों की या केसेस की, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बनती है। तो निश्चित रूप से, और मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हमारी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें बाय एंड लार्ज, और जो प्रकृति का भी नियम है, तो क्योंकि नंबर्स ज्यादा होते हैं, बाय एंड लार्ज कोई ना कोई अच्छा और ईमानदार जज टकरा ही जाता है, और वो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर जो ऊपर की अदालतें हैं उन्हें भी उसको पलटने में बहुत मुश्किल लगती है। आमतौर पे जो देखा गया, खास तौर पे मेरे जो अभी इन्हीं दिल्ली के जो हमले कराए गए थे आरएसएस और बीजेपी द्वारा 2020 में, उसमें यह देखा गया है कि जो ऊपर की अदालतें हैं वो स्टे दे देती हैं पहले दिन। और इसमें भी मुझे डर यही है कि हमारे पीठ के पीछे ही स्टे हो जाएगा और उसके बाद फिर हियरिंग नहीं आती है, मतलब मेरिट्स पे बहस ही नहीं होती है। ये एक सेट जो है एक तरीके से पैटर्न है जो हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा जाता है। तो इसमें ये तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अगर मैं उनकी गुणगान करने की चेष्टा करूं तो मैं शायद सूरज को दिया दिखा पाऊंगा। कपिल मिश्रा जी तो इतने ओजस्वान और महान व्यक्ति हैं
क्योंकि इनके लिए जो देश के सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, जस्टिस मुरलीधर के सामने और बाद में भी ये कहते रहे हैं कि सिचुएशन इज नॉट कंड्यूसिव टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज्ड। बावजूद इसके कि मुरलीधर साहब जब उनका ट्रांसफर हुआ था अगले दिन, उन्होंने ये हाईलाइट की थी दैट these statements which have of which videographies have been brought to the record clearly disclose cognizable offenses। तो उसके जवाब में हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब, जो देश के अमित शाह साहब के और मोदी जी के बहुत ही नजदीक व्यक्ति माने जाते हैं और देश के 2 नंबर के लॉ ऑफिसर हैं सबसे बड़े, उन्होंने ये कहा था कि अभी वातावरण जो है अनुकूल नहीं है इनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए। तो वो व्यक्ति के खिलाफ एक डिस्ट्रिक्ट अदालत से एफआईआर होना, उसमें हमारी एक बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो भी अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी, के एक हमने सब लोगों ने मिलकर रिट लगाई थी, लेकिन कपिल सिब्बल साहब जो हैं, जो दूसरे कपिल हैं, उन्होंने हर्ष मंडर साहब की पिटीशन लगाई थी, हम सब ने मिलकर लगाई थी, हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स थे, जिसमें हमने ये कहा था कि हमें ये कपिल मिश्रा जी के खिलाफ और दूसरे जो आरएसएस के और बीजेपी के लोग हैं, हमारी पिटीशन में तो कम से कम ये था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, बिकॉज उनके कनेक्शंस इतने ऊपर की जगह पे हैं। तो एक कोई एसआईटी गठित की जाए हाई कोर्ट द्वारा और उसकी निगरानी भी इन्वेस्टिगेशन की हाई कोर्ट के द्वारा हो, और हो सके तो ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। तो हर्ष मंडर साहब की पिटीशन में, और ये हमें बहुत बड़ा धक्का लगा था उस टाइम भी, उसकी वजह से भी इतने साल डिले हुआ। हर्ष मंडर साहब की रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे थे कपिल सिब्बल साहब कर रहे थे, उन्होंने ये सडनली एक दिन ये कर दिया और हम सब लोग धराशायी हो गए, जो उनके, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट काउंसिल हैं, सीनियर पैसे वाले सीनियर बड़े लोग, तो वो हमें सबके आगे खड़े होते हैं, उनको पहला मौका कानूनी रूप से मिलता है बहस करने का। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया केस, ये कहते हुए कि हम निचली अदालत में जाएंगे, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जाएंगे और वहां एफआईआर दर्ज कराने की कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे हम सब लोगों का केस धराशायी हो गया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि क्या कपिल सिब्बल साहब और हर्ष मंडेर साहब ये नहीं जानते थे कि ये जो रिलीफ है सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन की और एसआईटी गठित करने की, ये पावर जो है मैजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं होती। तो इसीलिए अब ऑर्डर क्या हुआ है, तो एक इन केसेस में जो लोकल पुलिस है वही तो मुल्जिम है, जैसे इसमें डीसीपी सूर्या साहब है। अब जो मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनके पास तो पावर ही मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करने, मतलब एसएचओ को डायरेक्ट करने की होती है कि वही एफआईआर दर्ज करे। तो क्या कोई एसएचओ अपने डीसीपी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पाएगा और अपने स्वयं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पाएगा, अपने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कर पाएगा? नहीं। लेकिन पता नहीं क्या सोच के कपिल सिब्बल साहब ने और हर्ष मंडर साहब ने 156(3) में, यानी कि मैजिस्ट्रेट साहब के पास आने का जो अपनी तरफ से प्रपोजल दिया था, उससे हमें काफी नुकसान हुआ। खैर, इसीलिए हमें इतनी देर भी लगी और अभी भी एक समस्या वो रहेगी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? डीसीपी सूर्या साहब के जूनियर अधिकारी करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी, जिसकी वजह जो है वो कपिल सिब्बल साहब का केस विड्रॉ करना है। खैर, एनीवे, दिस इज समथिंग व्हिच कम्स इन आवर वे एवरी डे। आई वुड बी, एज आई सेड, आई विल बी फेलिंग इन माय ड्यूटी इफ आई डोंट से दिस। तो आगे अब हम बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें रास्ता कठिन है, लेकिन जीत हमारी होगी, इस पे हमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। से क्या महमूद आज ये चीज साबित नहीं हो गई कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 के, उसे बीजेपी ने भड़काने की कोशिश की और उसमें कपिल मिश्रा जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ था? आज का ऑर्डर क्या ये चीज पूरी तरह से साफ नहीं करता? इसके अलावा भी नीलू जी, इस पे तो अब प्रॉब्लम ये है ना, जिसको मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूं और बहुत सारे लोग गोदी मीडिया और क्या क्या कहते हैं, कन्वीनियंस मीडिया कहते हैं, उन लोगों ने तो एक उनका प्रोजेक्ट होता है और वो प्रोजेक्ट होता है जो आरएसएस और बीजेपी नैरेटिव बनाना चाहे उसके लिए वो पूरी ताकत लगाते हैं। तो वो उन्होंने किया। उसके बाद फॉलो अप अगर कोई भी मीडिया करेगी, और जो ईमानदार मीडिया है वही कर सकती है, तो उसमें एक नहीं, ये इस केस ने तो खैर एक बहुत बड़ा इम्पिटस दिया है, या एक बहुत बड़ा हमें मतलब जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ा हौसला दिया है, या एक बहुत बड़ी एक तरीके से जो बूस्ट दिया है। लेकिन इसके अलावा
कितने ही केसेस में अदालतों ने फैसले देते हुए ये बात कही है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही ठीक से नहीं किया है, इनमें झूठा फंसाया गया है मुस्लिम समुदाय के लोगों को। एक नहीं, ऐसे कितने ही फैसले आए हैं, ऐसे कितने ही फैसले आए हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और जो आईओ हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो उनके बारे में फिर फॉलो अप नहीं होता है। कुछ वन साइड नैरेटिव जो कुछ टाइम के लिए बनता है वही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर ठीक से रिपोर्टिंग होगी इसमें, तो इस केस के अलावा भी दर्जनों केसेस ऐसे हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं इसमें, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इसमें 14-15 के करीब या 13-14 के करीब बनाए गए हैं पुलिस के द्वारा। ऑब्वियसली अमित शाह साहब के ही कहने पे या उनके निर्देश पे ही बनाए गए होंगे। जो रेगुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं हर एक अदालत के, वो नहीं है। इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है एक उनकी सबकी जॉइंट कमेटी, जो उसने पीआईएल डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं दिल्ली के दंगों के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नियुक्त करने के लिए, वो सब गैर कानूनी है। तो अभी उस पीआईएल पेंडिंग है। कल को उस पीआईएल में ये फैसला आता है कि ये सारे के सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो गैर कानूनी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सारे के सारे जो प्रोसिक्यूशंस हुए वो गैर कानूनी तरीके से हुए, जिसके लिए बार बार अदालतें जो हैं सख्त टिप्पणियां कर रही हैं कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, ये वन साइडेड काम हो रहा है। इस तरह के इल्जाम पुलिस के ऊपर लगे हैं। मैं तो अपने कई पिटिशंस में जो ये साबित कर रहा हूं कि बहुत सारे केसेस में कॉपी पेस्ट जॉब है नीलू जी। बहुत सारा मटेरियल जो है सभी चार्जशीट में एकदम डिट्टो वर्ड बाय वर्ड कॉमा फुल स्टॉप पेस्टेड है, कॉपी पेस्ट। इससे क्या नजर आता है कि हाई लेवल पे या हाईएस्ट लेवल पे एक साथ बैठ के ये चार्जशीट एक तरीके से फोर्ज की गई हैं, डॉक्टर की गई हैं। ये सब चीजें अदालतों में साबित हो रही हैं। पर निश्चित रूप से ये एक बड़ा हमें बूस्ट मिला है सबको, और इससे हम लोग जो अल्टीमेटली बात साबित करना चाहते हैं कि ये हाईएस्ट लेवल से पॉलिटिकल आरएसएस और बीजेपी की हाईएस्ट लेवल से ये हमले कराए गए थे सीए एनआरसी के पीसफुल प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए। ऐसा हम एक दिन जरूर साबित कर पाएंगे, उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं उस बात को दोहराना चाहती हूँ जहां आपने कहा कि कपिल मिश्रा को जेल कभी ना कभी तो होगी, ये पक्की बात है। उनके खिलाफ आतंकवाद का केस भी लगेगा, आपने ये कहा। मैं चाहती हूँ उस पॉइंट को आप दोहरा के थोड़ा सा समझा दें एक बार दर्शकों को फिर से। जी देखिए, जो क्लीन चिट दी है उनको यह देने की कोशिश की है जो जज साहब ने इस केस में नहीं मानी। वो यूएपीए के उसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी के केस में ही इन्हें सम्मन किया गया। अब अगर क्लीन चिट मिलती है तो वो एक अपराधी को ही मिलती है ना, जिसके ऊपर शक हो अपराध करने का, ऐसे ही सस्पेक्ट को मिलती है ना। वो फाइंडिंग इस अदालत ने मानी नहीं है। तो अब अगर वो फाइंडिंग्स नहीं मानी है स्पेशल सेल की, तो उनके ऊपर आरोप जो जिन आरोपों के तहत स्पेशल सेल ने इन्हें बुलाया था वो तो आतंकवाद के ही है ना। मैं तो ये आपको वो मैं देखिए नीलू जी, कभी भी मैं ऐसी बात नहीं करता जो मैं तीरंदाजी करूं या अंदाजेबाजी करूं, या ऐसी बात मैं करता ही नहीं। मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अब अगर इस केस में ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये तो पहले ही सस्पेक्ट है ना आतंकवाद के केस में। वो तो इन्हें पुलिस अधिकारियों ने सही तरीके से या गलत तरीके से क्लीन चिट दे दी था अब, लेकिन इन्वेस्टिगेट तो ये उसी केस में भी हुए हैं ना। तो अब जब जज साहब बोल रहे हैं और उसमें टिप्पणी दी है कि इन्होंने जो पुलिस के अधिकारियों ने इनसे सवाल पूछे वो उनका सीधा जवाब नहीं दिया, आप कहें तो मैं ऑर्डर में से पढ़ के भी बता देता हूं। तो अब तो इनका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक यूएपीए के तहत ही करना चाहिए ना, कि ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थी। अगर वो एक कॉन्स्पिरेसी थी जो मुस्लिम समाज के लोग या प्रोटेस्ट करने वाले लोग कर रहे थे सीएनआरसी के खिलाफ, तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसके सबूत, मतलब साइंटिफिक सबूत, ये गवाहों के ऊपर दबाव डाल के कई बार पुलिस झूठी गवाहियां ले लेती है, लेकिन ये साइंटिफिक सबूत वीडियोग्राफी के माध्यम से और इनके जवाबों के, झूठे जवाबों के माध्यम से जो पुलिस को ही दिए हैं, वो तो इनके खिलाफ ज्यादा है ना, कपिल मिश्रा जी के खिलाफ। और अभी नीलू जी कोई आप
चिंता मत कीजिए, मैं देश की जनता को बोल रहा हूं, फिर वीकर सेक्शंस को, SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध को, आप लोग थोड़ा सा सब्र और रखें। अभी ये पहले नेता हैं बीजेपी के, अभी बहुत लंबी लाइन है। ये जो मोहन सिंह बिष्ट साहब हैं, इनके खिलाफ भी हैं, अभी बहुत सारे हैं बीजेपी के नेता। वो तो हमारा काम मुश्किल है, क्योंकि उस तरफ से सब लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं, वो संविधान की शपथ से काम नहीं कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन के लोग, पुलिस के लोग, और जुडिशरी पे कितना दबाव है या नहीं है, वो आपको मुझे नहीं, कुछ क्या कहने इन लोगों की भी भूमिका निकल कर आएगी? जो जैसे अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने कहा था, गोली मारो का जो कमेंट आया, मुझे तो बोलना भी अच्छा नहीं लगता पूरे उस कमेंट को, जो उनका गोली मारो का नारा लगा था उस समय। क्या ये सारे नेता फंसेंगे ये 2020 के दंगों में, आपको लग रहा है? हाँ, बचेगा वही नीलू जी, बच भी जाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन बचेंगे वही जो कानून से ऊपर होंगे। लेकिन मेरी समझ, जो छोटी मोटी समझ है भारत के संविधान की, बाबा साहब के संविधान की और कानून की, देश के कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। देर सवेर जरूर होगी, करे जाएं ये जो कर रहे हैं अभी RSS और बीजेपी के लोग, देर सवेर जरूर होगी, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये सोच समझ के करें। सज्जन कुमार जी का एग्जाम्पल अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर करके करें जो भी कर रहे हैं। समय आएगा, कानून की तलवार काटती है, धीमे काटती है, देर लगती है, लेकिन काटती जरूर है। बचेगा कोई नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे पूरा यकीन है बाबा साहब के संविधान पे और देश की न्यायिक व्यवस्था पे, भले ही वो कितनी भी कमजोर हो जाए। जो दबाव है आजकल RSS और बीजेपी के द्वारा, मोदी जी, अमित शाह जी के द्वारा, लेकिन न्याय होगा, ऐसा पूरा विश्वास है हमें। लेकिन मेहनत लगती है, बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर परसिवियरेंस है तो न्याय जरूर होगा। बचेगा कोई भी नहीं, कानून से ऊपर कोई भी नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से आपको बधाई, क्योंकि आपने इस पूरे केस को लड़ा, और एक बड़ी जीत आज आपके हाथ में लगी है। लेकिन अभी रास्ता, जैसा आपने भी कहा, कि लंबा है और इसमें बहुत सारे बाधाएं भी आ सकती हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच महमूद पाचा फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।